नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो डेली हम लोग संपादकीय करा रहे हैं उसमें आज का लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निबंध लेखन में जो पहला आता है साहित्य और समाज में, तो उससे में कभी कभी एक स्पेसिफिक कवि का दे देता है उसके बारे में क्या क्या है और उनकी रचनाएं में जो रचनाएं हैं उनकी उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उससे रिलेटेड आ जाता है लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं आज का क्या है। तो पहले कल्पमेधा हम देख लेते हैं। प्राचीन पुस्तकें। शास्त्र जब भी उठाओ तब उन्हें इस विश्वास से मत उठाओ कि उन पुस्तकों में दिए हुए प्रत्येक शब्द के गुलाम बन जाओ। ये कौन कह रहे हैं? कहे हैं तो स्वामी रामतीर्थ ने। देखते हैं आज का क्या है। तो जन कवि और राष्ट्र कवि का संतुलन। दिनकर की रचनाएं विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश और जिंदगी को नई दिशा देती हैं। क्या करती है? जिंदगी को एक नई दिशा देती हैं दिनकर की रचनाएं। पंडित नेहरू को दिनकर ने कई अवसरों पर लोकदेव कहकर संबोधित किया है। किसने किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? तो दिनकर को लोकदेव कहा है। क्या कहा है? तो लोकदेव कहा है, लोकदेव कहकर संबोधित किया है। लेकिन 1962 में चीन द्वारा भारतीय स्वाभिमान पर चोट को वे आसानी से भुला नहीं पाए। आइए देखते हैं आगे क्या कवि कह रहा है इसमें लेखक। तो पटना का गांधी मैदान 21 अप्रैल 1946 को युवा जेपी का अभिनंदन करने लाखों की भीड़ पहुंची थी। गांधी, नेहरू और पटेल के बाद जेपी सबसे यशस्वी क्रांतिकारी नेता थे जो हजारीबाग जेल तोड़कर भागने में सफल हुए थे। किसने? तो जयप्रकाश नारायण, जो बोलते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण क्या किए थे? तो हजारीबाग जेल को तोड़कर भागने में सफल हुए थे। उसके बाद लाहौर, आगरा आदि कारावासों में लंबी जेल यात्रा के बाद उनके बिहार आगमन पर यह कार्यक्रम आयोजित था। रामाधारी सिंह दिनकर स्वयं भी गांधीवादी सत्याग्रही थे। कौन थे? तो रामाधारी सिंह दिनकर क्या थे? तो स्वयं भी गांधीवादी सत्याग्रही थे। उन्होंने एक कविता द्वारा देश को जेपी का परिचय कुछ इस प्रकार कराया था। कहते हैं कि उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है। जयप्रकाश वह जो कभी न कभी सीमित रह सकता घेरे में अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में है। जयप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण मूंग की भाषा है। जयप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है। उस सभा के सफल आयोजन के बाद जयप्रकाश, जेपी और दिनकर दोनों ही स्वाधीनता के प्रेमी जनों के चहेते बन गए थे। क्या हुआ था? तो स्वाधीनता के बाद ये लोग क्या हुआ थे? तो चहेते बन गए थे। ठीक है। फिर 1947 में क्या हुआ? तो देश आज़ाद हुआ। प्रथम नियुक्ति पर दिनकर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। स्वयं पंडित नेहरू उनकी प्रतिभा के इतने कायल थे कि 1952 में गठित प्रथम राज्यसभा में ही उन्हें मनोनीत किया। क्या किया? तो जो प्रथम जो राज्यसभा का गठन हुआ था उसमें क्या हुआ? तो पंडित नेहरू ने क्या किया? उनको तो मनोनीत किया था। फिर आगे देखते हैं। तो और 12 वर्षों तक संसद के उच्च सदन को उन्होंने मनोनीत किया और 12 वर्षों तक संसद के उच्च सदन को उन्होंने सुशोभित किया। 1964 से 1965 तक वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कब से कब तक रहे? तो 1964 से 1965 तक वो भागलपुर विश्वविद्यालय कुलपति रहे। लेकिन उनका लेखन निरंतर जारी रहा और उसका पैनापन भी। 1965 में उन्हें भारत सरकार का हिंदी सलाहकार नियुक्त किया गया। क्या किया गया? तो हिंदी सलाहकार नियुक्त किया गया। दिनकर जी की लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हैं। शुरू में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखी, पर जैसे जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए तो अपनी काव्यानुभूति पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि रामाधारी सिंह दिनकर किस कवि के हैं, किस रंग के हैं? तो छायावादी इनकी रचनाएं होती थी। क्या होती थी? तो छायावादी इनकी रचनाएं होती थी। अपनी काव्यानुभूति पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में तो पूछता है कभी कभी, तो कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? तो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है में महाभारत के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति जैसे विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए। गांधीवादी और अहिंसा के समर्थक होते हुए भी कुरुक्षेत्र में वो कहने से नहीं हिचके कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता है देह का संग्राम। पाशविकता खड़ग जो लेती उठा, आत्मबल का एक चलता नहीं। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नए समुदाय हैं
दिनकर की रचनाएं विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश और जिंदगी को नई दिशा देती है। तो दिनकर की जितनी भी रचनाएं हुई वो क्या हुआ, तो उसमें विद्रोह देखने को मिलता है, गुस्सा, आक्रोश और जिंदगी को नई दिशा देती है। पंडित नेहरू दिनकर के ने कई अवसरों पर लोकदेव कहकर संबोधित किया है। तो किसने लोकदेव कहा था ये दिनकर जी को, तो पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है। लेकिन 1962 में चीन द्वारा की गई भारतीय स्वाभिमान पर छूट को वे आसानी से भुला नहीं पाए। दिनकर ने 1962 में चीन युद्ध के बाद संसद में जिस कविता का पाठ किया, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उसे सुनकर पंडित नेहरू का सिर झुक गया। देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता क्या होता है, तो समीप लगता है। बंद कमरे में बैठकर गलत हमको लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। आगे देखते हैं। एक रोचक प्रसंग है, लाल किले पर कवि सम्मेलन आयोजित था। फिर क्या हुआ, तो पंडित नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के तौर पर विशेष आमंत्रित थे। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। मंच पूरी तरह तैयार था। पंडित नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इसी बीच अचानक पंडित नेहरू का पैर फिसला। दिनकर ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। पंडित नेहरू ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया, पर पंडित नेहरू जो उत्तर दिनकर ने दिया वह इतिहास बन गया। इसमें धन्यवाद की कोई बात ही नहीं है नेहरू जी। जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है। दिनकर की ताकत यही थी कि वे संभल कर या चुनिंदा तरीके से आगे बढ़ने वाले लेखक कवियों में से नहीं थे, न ही राजनीतिक दलों या विचारों के नफे नुकसान के गणित से अपना ईमान तय कर देते। मानव मात्र के दुख दर्द से पीड़ित होने वाले कवि थे। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था। जाति व्यवस्था पर भी उनका प्रहार निरंतर जारी रहा। उन्होंने रश्मिरथी में सूत पुत्र अवर्ण कर्ण को नायक बनाया। रश्मिरथी पूछ लेता है किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो कर्ण को नायक बनाया और उसके मित्र को लिखे पत्र के माध्यम से वे बिहार की उस समय की जाति जगड़ पर प्रहार करते हैं कि अपने जाति का आदमी अच्छा और दूसरे जाति का बुरा होता है। यह सिद्धांत मानकर चलने वाला आदमी छोटे मिजाज का आदमी होता है। कैसा आदमी होता है, तो छोटे मिजाज का होता है, जो क्या करता है, क्या जानता है, जो अपने जाति का आदमी अच्छा और दूसरे जाति को बुरा मानता है, वो क्या, उसे छोटे मिजाज का आदमी जाना जाता है। आप लोग यानी सभी जातियों के नौजवान इस छोटेपन से बचिए। प्रजातंत्र का नियम है कि जो नेता चुना जाता है सभी वर्गों के लिए उससे न्याय की आशा करते हैं। कुख्यात प्रांत बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में से एक हो। याद रखिए कि अगर जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन नष्ट हो जाएगा। दिनकर ने अपने साहित्य के जरिए न केवल रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि दलित शोषितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। वे केवल ओज, शौर्य और साहसता के कवि नहीं, बल्कि प्रेम और सौंदर्य कवि थे। कैसे कवि थे, तो प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। उनकी चेतन परिस्थितियों के दबाव से ग्रस्त रहा, वही उनका चेतन प्रेम सौंदर्य के सरोवर में आकंठ डूबा रहा। उर्वशी में दिनकर का एक नया रूप दिखाता है। दरअसल उर्वशी दिनकर की रूमानी संवेदना की पराकाष्ठा है। इस रचना में काम जैसे मनोभाव को स्वीकार करने, उसे आध्यात्मिक गरिमा तक पहुंचाने के लिए जिस साहस की जरूरत थी वह दिनकर में मौजूद थी। उर्वशी में ही वे अर्धनारीश्वर का अर्थ समझाते हुए कहते हैं। तो पूछता है कभी कभी कि अर्धनारीश्वर किसका है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कौन सा, तो अर्धनारीश्वर। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अधूरा है, और जिस नारी में पुरुषत्व नहीं है वो अभी अपूर्ण है। दिनकर में पुरुष की हुंकार थी तो स्त्री का प्रेम भी। दिनकर की कृति संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आया था आरो यारो द्वारकीश में आया था कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। ये क्वेश्चन आ चुका है आरो द्वारकीश में, प्रीलिम में। उनकी चिंतन की सृजनात्मक अभिव्यक्त है। इसने उन्हें गद्य लेखक के रूप में बौद्धिक समाज में पूरी प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया। समय और परिस्थितियों से दिनकर अछूते नहीं रहे। यही वजह रही है कि समय के साथ साथ उनकी कविता भी बदलती रही। दिनकर ने कभी अपने साहित्य के आदर्शों को लेकर समझौता नहीं किया। इतना ही नहीं, वे देश और जनता के सुख दुख से अनजान बने। नेताओं और बुद्धिजीवियों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। समर शेष नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे कि समर शेष नहीं है पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध।
हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसे लेखक बहुत कम हुए जो सत्ता के भी करीब रहे और जनता में भी लोकप्रिय हुए, जो जनकवि भी हो और राष्ट्रकवि भी। तो दिनकर का व्यक्तित्व इन विरोधों को अपने भीतर बहुत सहजता से साधता है। उनकी रचनाएं कल भी प्रासंगिक थी और आज भी और कल भी रहेंगी। तो लाल किले पर कवि सम्मेलन आयोजित थी। पंडित नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के तौर पर विशेष आमंत्रित थे। तो राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। मंच पूरी तरह तैयार था। पंडित नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इसी बीच अचानक पंडित नेहरू का पैर फिसला। दिनकर ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। पंडित नेहरू ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया, पर पंडित नेहरू को जो उत्तर दिनकर ने दिया वह इतिहास बन गया। इसमें धन्यवाद की कोई बात ही नहीं है। नेहरू जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है। तो ये रहा। तो पोषण ने कहता है कि साहित्य का समाज पर प्रभाव या साहित्य का राजनीति पर प्रभाव। तो हम लोग इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर बताएं कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।